किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और ICAR संस्थानों के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन का विषय है कार्य के लिए एकीकरण, विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को आकार देना। भारत के खाद्यान्न उत्पादन में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन 106 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में हुआ लगभग 1700 लाख टन। सरकार का लक्ष्य है भारत को विश्व का खाद्यान्न भंडार बनाना। नई दिल्ली स्थित पूसा भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों के साथ सिंधु जल संधि पर की चर्चा। सिंधु जल समझौता रद्द करने को बताया ऐतिहासिक निर्णय। कहा कि उस समय जल विशेषज्ञों ने किया था इस जल संधि का विरोध। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक। साथ ही यूपी का बांदा 46.6 डिग्री तापमान के साथ रहा सबसे गर्म। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी गर्मी से हाल बेहाल। वहीं कर्नाटक समेत दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थाओं के कुलपतियों और निदेशकों का एक दिवसीय वार्षिक सम्मेलन दिल्ली के पूसा में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम कार्य के लिए एकीकरण, विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को आकार देना है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ICAR को देश का गर्व बताते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि अभी कई और लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करना है और जल्द ही मैं विकसित भारत पद यात्रा करने जा रहा हूं। कृषि के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां गर्व करने वाली है और ICAR आज देश का गौरव है, गर्व है। मैं अपने वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं जो निरंतर रिसर्च में, शोध में, अनुसंधान में लगे हुए हैं। कई लक्ष्य जिनको हमें हासिल करना है, कई गैप्स है जिनको हमें भरना है। हम कुछ मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने बैठे और मैं ऐसा कृषि मंत्री हूं जो अभी 25 और 26 को पदयात्रा कर रहा हूं विकसित भारत के लिए। क्या क्या करना है? लोगों को जोड़ना है तो पैदल चलने से बढ़िया कोई रास्ता नहीं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि विकसित भारत पदयात्रा का उद्देश्य विकसित कृषि और समृद्ध किसान है, जिससे भारत दुनिया का फूड बास्केट हब बन सके। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान। हिंदुस्तान की कल्पना खेती के बिना नहीं की जा सकती। अगर मैंने इसको मंदिर कहा है तो इस मंदिर में अगर कोई भगवान है तो वो किसान ही है। जैसे भगवान की पूजा करते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, तो हम सबका काम यही है कि उस किसान की जिंदगी हम कैसे बेहतर बनाएं। और हमारी चिंता का विषय ये भी कि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो बचे। अत्यधिक केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। और इसलिए हम सबका उद्देश्य एक है, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, देश के अन्न के भंडार भी भरेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बना के रहेंगे और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करेंगे।
खेती को फायदे का धंधा बनाना ही है, नहीं तो कौन खेती करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि करने और कृषि को फायदे का सौदा बनाने के लिए रणनीतिक तरीके से काम करने पर उन्होंने जोर दिया, जिसमें कृषि से जुड़ी संस्थाओं की अहम भूमिका उन्होंने बताई। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है, पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े। नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम हो। नंबर 3 ऐसे तंत्र का निर्माण कृषि विभाग की जवाबदारी है कि जिसमें किसान को ठीक दाम मिल जाए। फिर कृषि का डाइवर्सिफिकेशन एक बड़ी चुनौती है और इसमें अनुसंधान की बहुत बड़ी भूमिका है। 4 बिंदु आपके साथ, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना हमारे सोच का विषय है, डाइवर्सिफिकेशन हमारे सोच का विषय है, और धीरे धीरे क्या नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं हमारे सोच का विषय है। और इसलिए हमने सोचा, लैब में बैठे साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी में बैठे वीसीज, उनका बाकी अमला, केवीके में बैठे हुए वैज्ञानिक और उनकी पूरी टीम, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आईसीएआर, आत्मा जैसी संस्थाएं, सब मिलकर एक हो जाए इस लक्ष्य को पूरा करने के। भारत के खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 में 106 लाख टन से अधिक बढ़कर लगभग 1700 लाख टन हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.83% अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन करीब 1557.6 लाख टन था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में रबी फसल का उत्पादन 1600 लाख टन था, जो अब बढ़कर 1645.27 लाख टन हो गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य न केवल देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करना है, बल्कि भारत को विश्व का खाद्यान्न भंडार बनाना भी है। नई दिल्ली स्थित पूसा भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ सिंधु जल संधि को लेकर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने सिंधु जल समझौता रद्द करने को ऐतिहासिक निर्णय बताया। सिंधु जल संधि को देश के साथ अन्याय बताते हुए तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू ने पाकिस्तान को उस समय पैसा और पानी दोनों दिया। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया। यह साधारण घटना नहीं है, यह साधारण घटना नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, आज मैं बताना चाहता हूं कितना बड़ा अन्याय हमारे देश के साथ हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब यह सिंधु समझौता उस समय हुआ था। 80% से ज्यादा पानी दे दिया। हमारा पानी हमने पाकिस्तान को दिया। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, केवल पानी नहीं दिया, पानी के साथ साथ पैसा भी दे दिया। उस समय दिए गए 83 करोड़ रुपया, जिसकी वर्तमान में कीमत है 5500 करोड़। पानी भी दिया और पैसा भी दिया तुमने। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उस समय के जल विशेषज्ञों ने जल संधि का विरोध किया था, लेकिन पंडित नेहरू ने संधि के लिए विवश किया और देश के किसानों का पेट काटकर उनको पानी दिया, जो आतंकियों को पैदा करने के लिए जवाबदेह हैं। अपने देश के किसानों का पेट काट के हम उनको पानी दे रहे हैं जो आतंकियों को पैदा करने के लिए जवाबदार है। जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में बात चल रही थी, तो भारत के जल विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने विरोध किया, लेकिन पंडित नेहरू जी ने दखल दिया और यह समझौता करने पर विवश किया कि नहीं, समझौता करो। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा उस समय कि यह संधि तो होती नहीं अगर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू इसमें दखल नहीं देते।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सीमा पर जवान और खेतों में किसान तैनात हैं। जरूरत पड़ी तो खून की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन भारत माता का सिर झुकने नहीं देंगे। एक बार हम सब ये संकल्प लें कि भारत माँ, तेरी कोख से पैदा होने वाले ये करोड़ों करोड़ किसान भी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो खून की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन तेरा माथा झुकने नहीं दिया जाएगा। हम हर बलिदान के लिए तैयार, हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और इसलिए इस संकल्प के साथ कि देश पहले, बाद में हम ऐसे किसान साथी जिनने अपना घर ही खाली कर दिया, फौज के लिए कहा यहां रहो, कोई चिंता की बात नहीं। और आपके दम पे मैंने भी प्रेस करके कह दिया था, चिंता मत करो, सीमा पे जवान और खेत में किसान, भंडार भरे हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं, आ जाए किसको आना है। तो इसी संकल्प के साथ कि हम अन्न के भंडार भी भरेंगे और जरूरत पड़ी तो देश के लिए भी सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसान के खेत तक आधुनिक तकनीक पहुंचे और उसे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 मई से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभियान कृषि क्षेत्र में चमत्कार कर किसानों की तकदीर और कृषि की तस्वीर बदलेगा। मेरा सभी से आग्रह है कि इस क्रांतिकारी अभियान से जुड़ें और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि बनाएं। हमने एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। हमने अपने वैज्ञानिकों की 2170 टीमें बनाई है। नंबर सही है ना जज साहब? 2170 टीम, एक टीम में कम से कम 4 वैज्ञानिक, उनसे राज्य सरकार का अमला जोड़ रहे हैं, ये सारे अधिकारी जोड़ेंगे, प्रगतिशील किसान जोड़ेंगे और ये देश भर में एक जिले में 3 टीम भेजेंगे। ऐसे 29 मई से 12 जून खरीफ की फसल की तैयारी के लिए, और 8-10 गांव के बीच में एक पॉइंट तय कर रहे हैं। वो बन गया काफी, आपके पास जल्दी भेज रहे हैं। किसान संगठनों को जरूर मैं भेजूंगा ताकि आपका सहयोग और आशीर्वाद मिल सके। वहां वैज्ञानिक पहुंचेंगे और वो 5, 7, 8 गांव के किसानों को भी हम बुलाएंगे वहां, और फिर वैज्ञानिक बताएंगे भैया यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, इसमें ये पोषक तत्व है, इसकी कमी है, यहाँ फलानी वैरायटी का फलाना बीज अगर लगेगा तो ज्यादा फायदा होगा। देश में पशुओं की दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें गायों का कृत्रिम गर्भधान भी किया जाना शामिल है। और इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के 23 जिलों में ब्राजील से लाए गए उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले गिर नस्ल के सांडों का पारंपरिक हिमकृत वेयर डोजेस का वितरण किया जा रहा है। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराम कुमावत ने बताया है कि गिर नस्ल की गायों के नस्ल सुधार पर तेजी से कार्य हो रहा है और इसके तहत राज्य को ब्राजील के गिर गौवंश के सांडों का हिमकृत सीमन पहली बार प्राप्त हुआ है। इस सीमन का उपयोग राज्य की प्रजनन नीति के अनुसार गिर गौवंश के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली शुद्ध गिर गौवंश की मादाओं में कृत्रिम गर्भधान के लिए किया जाएगा। पशुपालन मंत्री ने बताया कि ब्राजील से लाए गए गिर नस्ल के सांडों के सीमन के उपयोग से कृत्रिम गर्भधान करने पर राज्य में उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले बछड़े और बछड़ियां पैदा होंगे और साथ ही दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि अभी हमारी गिर गायों के दूध का उत्पादन औसतन प्रतिदिन 15 से 20 लीटर है, जबकि इस सीमन से उत्पादन बढ़कर 50 लीटर तक हो जाएगा। ये आयातित सीमन पशुपालकों को केवल 100 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है।
राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक होने से भीषण गर्मी पड़ रही है और जिसके बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा में सोमवार को सबसे अधिक तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के पिलानी, मध्य प्रदेश में खजुराहो और हरियाणा के हिसार में भी अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया। राजस्थान में पिलानी 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे सबसे अधिकतम तापमान वाला शहर रहा, जबकि एमपी के खजुराहो में 46 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के हिसार में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सूरज के बढ़ते तापमान का सीधा असर आम जनजीवन पर भी पड़ता देखने को मिल रहा है। दोपहर के समय घर से निकलने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में इस साल की अब तक की हुई सबसे अधिक बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव के कारण जनजीवन ठप हो गया है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में साई लेआउट प्रमुख है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं आज शाम दिल्ली में गरज और धूल भरी आंधी के साथ ही हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं झारखंड में 24 मई तक आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 17 मई को प्याज का भाव रहा 1350 रुपए, जो कि 19 मई को भी बिना किसी बदलाव के 1350 रुपए पर बना रहा। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 17 मई को इसका भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 19 मई को 300 रुपए टूटकर 1200 रुपए पर आ गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में प्याज की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 19 मई को प्याज बिना किसी फेरबदल के 1000 रुपए पर बिकी। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 17 मई को इसका भाव था 700 रुपए, जो कि 19 मई को भी 700 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में प्याज के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 19 मई को प्याज का भाव 15 रुपए चढ़कर 1165 रुपए से 1180 रुपए पर पहुंच गया। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान सेब के भाव में भारी बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 17 मई को इसका भाव रहा 9,000 रुपए, जो कि 19 मई को 3,500 रुपए की छलांग लगाकर 12,500 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 19 मई को सेब का भाव 500 रुपए चढ़कर 15,000 रुपए से 15,500 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सेब की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 17 मई को इसकी कीमत थी 12,300 रुपए, जो 19 मई को 300 रुपए गिरकर 12,000 रुपए रह गई। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में बीते 2 दिन यानी 17 और 19 मई को सेब का भाव 10,600 रुपए क्विंटल पर बना रहा। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है।
कृषि मंत्रालय की ओर से बागबानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान सब्जियों और फसलों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यहाँ के किसान मक्का, भिंडी, लौकी और कद्दू को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें। अरुणाचल में इस समय किसान मिर्च, फ्रेंच बीन, भिंडी और टमाटर की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। असम के पहाड़ी इलाकों में किसान आहू धान की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान सब्जियों, नींबू और गन्ने के खेतों में पानी जमा न होने दें। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में किसान केला, अदरक, हल्दी और पपीते के नए पौधों का रोपण कर लें। असम के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान साली धान की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान जूट की बुवाई भी जारी रखें। मेघालय के किसान सब्जियों और फसलों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। नागालैंड के किसान बारिश की संभावना के चलते तिल की बुवाई फिलहाल रोक दें। साथ ही यहाँ के किसान केलों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। मणिपुर के किसान सोयाबीन और मूंगफली की बुवाई जारी रखें। यहाँ फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ इस मौसम में टमाटर और मिर्च के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। मिजोरम के किसान अदरक और हल्दी की खेती जारी रखें। यहाँ के किसान धान को पत्ती विस्फोट रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। त्रिपुरा के किसान ऑस्ट्रेलियाई धान के बीज बोना जारी रखें। यहाँ के किसान सभी खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है।
फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया। गुजरात के डीसीपी रवि मोहन सैनी ने कहा कि चंदोला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। एसआरपी की 25 कंपनियां, 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हरियाणा के भिवानी पुलिस में दादरी रोड पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। उड़ीसा में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रीलंकाई नागरिक के भारत में ही रहने के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो दुनिया के हर हिस्से से शरणार्थियों को यहां रहने की अनुमति दे दी जाए। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने राजभवन में महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में महाराष्ट्र विधानसभा की विभिन्न समितियों के संयुक्त उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और जनसभा को संबोधित किया। भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र के एक गांव के पास एक जिंदा पाकिस्तानी गोला नष्ट कर दिया है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना के बम निरोधक दस्ते ने गोला नष्ट किया। मध्य प्रदेश के भोपाल के न्यू मार्केट में एक गारमेंट स्टोर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।
किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।